चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि वृद्धि और विकास क्या होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये क्या चीजें होती हैं। तो वृद्धि की जब हम परिभाषा कहते हैं तो वृद्धि की परिभाषा यह होती है कि शारीरिक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, जबकि विकास सभी पक्षों में होता है। वृद्धि और विकास में होता यह है कि वृद्धि की प्रक्रिया में विकास को सम्मिलित नहीं किया जाता, लेकिन विकास की प्रक्रिया में वृद्धि को सम्मिलित किया जाता है। अब देख रहे हैं कि एक परिभाषा आपके सामने दिख रही है कि शरीर एवं व्यवहार के किसके शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। तो होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है, और यह किसने दिया था? फ्रैंक महोदय ने दिया था। उसी प्रकार विकास की एक परिभाषा है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। यह परिभाषा किसने दिया था? विकास के संदर्भ में यह परिभाषा हरलाक महोदय ने दिया था। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है ये कि विकास सभी क्षेत्रों में होता है, वृद्धि शारीरिक क्षेत्रों में होती है। तो जो विकास और वृद्धि होती है उसमें अंतर क्या होता है यह जानेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम देख लें कि वृद्धि विकास की क्या और परिभाषाएं होती हैं। जो विकास होता है यह एक अविरल, क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है जो बालक को गर्भावस्था से, किस अवस्था से? जो बालक को गर्भावस्था से कब तक? मृत्यु तक प्रभावित करती है। जो बालक को कहां से? गर्भावस्था से, और कहां तक प्रभावित करती है? मृत्यु तक प्रभावित करती है। कौन? विकास। यह क्वेश्चन आपके यूपी टेट में देखने के लिए मिल गया है कि विकास की शुरुआत कहां से होती है। तो विकास की शुरुआत कहां से होती है? गर्भावस्था से होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि जो वृद्धि और विकास है इन दोनों में अंतर क्या होता है। मित्रों, वृद्धि और विकास में बहुत अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको कुछ ऐसे चीजों को पढ़ाया जा रहा है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं अंतर क्या कि वृद्धि और विकास में, किसमें वृद्धि और विकास में हम अंतर देखते हैं। तो आपको जैसा हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो वृद्धि होती है वह किस क्षेत्र में होती है? वह शारीरिक क्षेत्र में होती है, और विकास सभी क्षेत्रों में होता है। जब वृद्धि शारीरिक क्षेत्रों में होती है तो यह जो वृद्धि होगी, क्या आपकी लंबाई हमेशा बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। इसलिए यह जो वृद्धि है यह आजीवन होगी? नहीं होगी। इसलिए जो वृद्धि होती है यह आजीवन नहीं होती। लेकिन जो विकास होता है यह आजीवन होता रहता है, क्योंकि बालक को मृत्यु तक प्रभावित कर रहा है। इसलिए यह जो विकास होता है वह कैसा होता है? यह विकास आजीवन होता है। पहला अंतर हो गया वृद्धि और विकास में। दूसरा अंतर देखते हैं, यह जो वृद्धि होती है जो आजीवन नहीं होती तो यह क्या सीमित होगी कि व्यापक होगी। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, एक ग्लास में आप पानी कब तक भर सकते हैं? जब तक वह ग्लास पूरी तरीके से भर नहीं, उसके बाद भी भर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब का है, पानी सारा बाहर जाएगा। इसलिए यह जो जब वृद्धि आजीवन नहीं चलती, ग्लास में पानी तब तक भरा जा सकता है जब तक ग्लास भर न जाए। इसलिए वृद्धि तब तक होती है, वृद्धि कब तक होती है? जब तक बाल पूरी तरीके से पूर्ण उसका विकास, जो भी उसका विकास होना है, शारीरिक विकास होना है, जब तक पूर्ण नहीं हो जाता। तो यह जब आजीवन नहीं है वृद्धि, तो यह सीमित होगी कि व्यापक होगी। तो आप देख रहे हैं कि यह कैसी होगी? सीमित होगी, क्योंकि ग्लास में पानी हमेशा भरा जा सकता है नहीं। कब तक भरा जा सकता है? जब तक वह पूरी तरीके से भर न जाए। हाँ, तो देख रहे हैं विकास वृद्धि कैसी होगी? सीमित होगी। लेकिन यह जो विकास है यह कैसा होगा? यह व्यापक होगा। कैसा होगा? व्यापक होगा, क्योंकि विकास कब तक हो रहा है? तो विकास आजीवन हो रहा है। जैसे ग्लास में पानी आप डालिए, हमेशा नहीं भर, मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि जब आप कंटिन्यू भरेंगे, एक समय गिलास भरने के बाद पानी बाहर गिरने लगेगा, अर्थात जो गिलास है उसमें पानी को हमको सीमित समय तक भरना पड़ेगा। लेकिन यह गंगा जी है,
गंगा जी में कितना भी पानी डालिए कुछ फर्क होने वाला है नहीं है। इसलिए विकास कैसा होता है, व्यापक होता है। अब हम समुद्र और यहाँ पे ग्लास की तुलना करेंगे तो यह देखेंगे कि कौन मात्रात्मक होता है और कौन गुणात्मक होता है। तो देख रहे हैं कि जो वृद्धि होती है जब सीमित होगी तो यह मात्रात्मक होगी कि गुणात्मक होगी, तो यह मात्रात्मक होगी। क्यों मात्रात्मक होगी? क्योंकि ग्लास को पानी की, जो ग्लास में पानी भरा हुआ है उसको हम माप सकते हैं कि कितना लीटर है, लेकिन जो समुद्र का पानी है इसे क्या हम माप सकते हैं क्या कितना लीटर है, अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए यह जो विकास होता है वह कैसा होता है, गुणात्मक होता है। कभी कभी विकास मात्रात्मक भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन कभी कभी रियल केसों में होता है अपवाद के तौर पे। तो वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है और विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। यह जो वृद्धि होती है यह विकास की प्रक्रिया का, किसकी प्रक्रिया का, यह विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। देख रहे हैं कि जो वृद्धि होती है वह विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, जबकि जो विकास होता है अपने आप में विस्तृत क्षेत्र रखता है। कैसा क्षेत्र रखता है, विकास अपने आप में विस्तृत क्षेत्र रखता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बालक का जन्म हुआ अर्थात बर्थ हुआ, और यहाँ पे बालक की मृत्यु हुई अर्थात डेथ हो गया। यहाँ पे आके वृद्धि रुक जाती है। जब यहाँ पे आके वृद्धि रुक जाती है तो यहाँ पे पॉइंट हमने ए मान लिया, तो बी और ए के बीच की दूरी को हम क्या कह दिए, वृद्धि कह दिए, क्योंकि वृद्धि आजीवन नहीं होती। और बी और डी के बिंदु को हम क्या कहते हैं, जो बी और डी के बिंदु की जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो देख रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है कौन, वृद्धि, अर्थात यहां से यहां तक विकास है और उस प्रक्रिया का एक चरण कौन है, वृद्धि। तो आप देख रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैंने वृद्धि और विकास में अंतर बताया। अंतर बताने के बाद देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन यह दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। याद रहे सही नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रहे नहीं है। पहला ऑप्शन दे दे रहा है कि वृद्धि आजीवन नहीं चलती। दूसरा ऑप्शन दे दे रहा है कि जो वृद्धि होती है वह व्यापक होती है। तीसरा ऑप्शन दे देता है कि वृद्धि सीमित होती है, और चौथा ऑप्शन दे देता है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। जैसा कि आपको बताया गया है यहाँ पे अंतर करने के बाद, और विकल्प में दो यह बताया गया है कि जो वृद्धि होती है वह व्यापक होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वृद्धि कैसी होगी, सीमित होगी, लेकिन बताया गया क्या विकल्प में वृद्धि व्यापक होती है, इसलिए जो दूसरा वाला विकल्प है यह सही नहीं होगा ना। अब चलिए हम देखते हैं आगे कि जो वृद्धि और विकास होता है, इस वृद्धि और विकास में विकास का क्या रोल होता है। तो वृद्धि और विकास में विकास का बहुत रोल होता है। जैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, या कभी कभी उसी विकल्प में डाल देता है आध्यात्मिक विकास। तो आध्यात्मिक विकास जब डाल देता है तो आध्यात्मिक विकास सही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास कोई विकास नहीं होता है। तो विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषागत विकास, बहुत सारे विकास होते हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे कब, जब हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ लेंगे तब। तो थोड़ा देखते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। किसकी अवस्थाएं देखेंगे, बाल विकास की अवस्थाएं देखने के लिए थोड़ा सा चलते हैं। तो हम देखते हैं आज बाल विकास की अवस्थाएं, किसकी अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं। तो हम बाल विकास की अवस्थाएं देखने के लिए चलते हैं, तो बाल विकास की अवस्थाओं को हम चार भागों में बांटते हैं। मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन यह उठेगा कि जो विकास की अवस्थाएं होती है वह चार ही होती हैं क्या? नहीं, चार नहीं होती हैं, और होती हैं। तो कहेंगे तो और होती हैं तो काहे हम इतने ही पढ़ेंगे, तो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको इतना ही पढ़ना है। इतना ही क्यों पढ़ना है आगे हम बता रहे हैं। तो विकास की जो पहली अवस्था होती है, बाल विकास की जो पहली अवस्था होती है, उस अवस्था को कहते हैं गर्भावस्था। इस अवस्था को हम जन्म पूर्व अवस्था भी कहते हैं, या इसी अवस्था को हम अदृश्य अवस्था भी कहते हैं। जो दूसरी अवस्था होती है इस अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं, और चौथी अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। यह जो पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, इसका जो समय होता है
वह होता है निषेचन से 9 माह। कहां तक होता है? निषेचन से 9 माह या निषेचन से 280 दिन भी कह सकते हैं। यह जो शैशवावस्था होती है इसका समय होता है जन्म से 6 वर्ष। बहुत मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 3 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष बताया है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष से यह पता चलता है कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 6 वर्ष होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष तक होती है। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि हम किशोरावस्था तक ही पढ़ेंगे, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था ये सब नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उम्र क्या होती है? 6 से 14 वर्ष। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दिव्यांग बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उम्र क्या होती है, तो दिव्यांग बालकों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा का उम्र हो जाता है 6 से 18 वर्ष तक, जो सीटेट में पूछ चुका है। साधारण बच्चों के लिए उम्र होती है 6 से 14 वर्ष। आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला एज है इसमें अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन शुरुआती एज में अंतर देखने के लिए मिल रहा है क्या? नहीं, दोनों की शुरुआत हुई है 6 वर्ष। अर्थात सरकार कहती है कि बच्चों को विद्यालय कितने वर्ष में भेजना चाहिए? 6 वर्ष में भेजना चाहिए। और आप बीएड किए हुए हैं तो अधिकतम कक्षाओं तक पढ़ाएंगे, कितनी कक्षाओं तक पढ़ाएंगे? तो अधिकतम 12वीं कक्षा तक पढ़ाएंगे। जब 12वीं कक्षा तक पढ़ाएंगे तो जब जो बच्चा 12 में पढ़ रहा होगा उसकी उम्र कम से कम कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। और सरकार कितने वर्ष के बाद पढ़ने के लिए भेजने के लिए कह रही है? 6 वर्ष के बाद। तो 12 से कितना हो जाएगा? 18। और 18 वर्ष की अवस्था पे आगे खत्म हो जा रहा है, किशोरावस्था पे आगे खत्म हो जा रहा है। इसलिए इसके बाद वाली अवस्थाओं को हम नहीं पढ़ेंगे। अब यह जो अवस्थाएं देख रहे हैं, इन अवस्थाओं की कुछ उप अवस्थाएं होती हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इन अवस्थाओं की उप अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जो गर्भावस्था होता है इसकी 3 उप अवस्थाएं होती हैं। जो पहला होता है इसे हम कहते हैं डिंबावस्था। जो दूसरी उप अवस्थाएं होती हैं इसे हम कहते हैं पिंडावस्था। और जो तीसरी उप अवस्था होती है इसे हम कहते हैं भ्रूणावस्था। अर्थात हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था की 3 उप अवस्थाएं कौन कौन सी? डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। यह जो शैशवावस्था होती है इस शैशवावस्था की को हम 2 उप अवस्थाओं में बांटते हैं। चाहे तो आप 3 उप अवस्थाओं में भी बांट लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 उप अवस्थाओं में बांट के पढ़ेंगे। जो पहली होगी इसे हम कहते हैं प्रारंभिक, या इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्व शैशवावस्था। जो दूसरी है उसे हम कहते हैं उत्तर शैशवावस्था। अगर 3 भागों में बांटेंगे तो जो बीच वाली अवस्था हो जाएगी उसे कहेंगे हम क्या? मध्य शैशवावस्था। लेकिन हम लोग 2 ही भाग में बांट के पढ़ेंगे, 3 भागों में बांटने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बाल्यावस्था को भी जब 2 उप अवस्थाओं में बांटेंगे तो जो पहला हो जाएगा इसे हम कहेंगे प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था, और जो दूसरी उप अवस्था हो जाएगी उसे हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था को इसी तरीके से बांटेंगे तो जो पहली उप अवस्था हो जाएगी इसे हम कहेंगे प्रारंभिक या पूर्व किशोरावस्था, और जो दूसरी उप अवस्था हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर किशोरावस्था। मित्रों, यह तो बाल विकास की अवस्थाएं और उनसे संबंधित उप अवस्थाओं को बताया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन उप अवस्थाओं का समय क्या? अवस्थाओं का तो समय हमने देख लिया, अब देखते हैं उप अवस्थाओं का समय क्या होता है। तो जो पहली अवस्था, गर्भावस्था के अंतर्गत जो पहली अवस्था होगी डिंबावस्था, इसका समय होता है निषेचन से। कब से? निषेचन से 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन तक कह सकते हैं। जो पिंडावस्था होता है इसका समय होता है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, और जो भ्रूणावस्था होता है इसका समय होता है 8 या 9 सप्ताह से कह सकते हैं। 8 या 9 सप्ताह से कब तक? जन्म तक, या इसको हम कह सकते हैं 280 दिन तक। अब जो शैशवावस्था के अंतर्गत जो पहली उपावस्था है प्रारंभिक या पुरुष शैशवावस्था, इसका समय होता है कब से कब तक? तो इसका समय होता है जन्म से 3 वर्ष तक। जब 2 भागों में बांटेंगे तब, और जो दूसरा उपावस्था हो जाएगा वह हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक। अगर हम इसको 3 उपावस्थाओं में बांटते हैं, मध्य अगर शैशवावस्था रहता तो प्रारंभिक उस समय प्रारंभिक शैशवावस्था कब से कब तक? जन्म से 2, मध्य शैशवावस्था 2 से 4 और उत्तर शैशवावस्था 4 से 6। लेकिन 2 भागों में बांट रहे हैं तो अंतर 3-3 वर्ष का है। अगर 3 भागों में बांटते तो अंतर कितने वर्ष का होता? 2 वर्ष का होता। बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 वर्ष से
कितने वर्ष तक? 9 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था कितने वर्ष, कब से कब तक? 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसी तरीके से किशोरावस्था, जो पहली उपावस्था होती है किशोरावस्था की, वह होती है 12 से 15 वर्ष तक। और जो दूसरी उपावस्था होती है किशोरावस्था की, वह होती है 15 से 18 वर्ष तक। दोस्तों आज हम लोगों ने यह देखा कि वृद्धि और विकास क्या है, इसके साथ ही साथ अवस्थाओं के बारे में भी हमने देख लिया। अवस्थाओं के बारे में देखने के बाद हमने उन अवस्थाओं का समय भी देखा, उन अवस्थाओं की उप अवस्थाएं देखी, उन उप अवस्थाओं का समय देखा। इसके बाद हम लोग इन सभी अवस्थाओं में बालकों का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, भाषागत विकास कैसे होता है, इन सभी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने जवाब एवं सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके साथ ही हम यह चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।